गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कूलम लॉ को, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को आगे सीखते हुए, आगे बढ़ाते हुए कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो वन बाय वन न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करना चाहेंगे। तो बोर्ड पे हमने 3 डिफरेंट काइंड के न्यूमेरिकल्स प्रिंट किए हुए हैं। तो लेट मेक एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन वन बाय वन, यानी बैक टू बैक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, फिगर को देखिएगा। इसमें क्या है, 2 पॉइंट चार्जेज है जिनके ऊपर चार्ज अमाउंट क्यूब है और मास क्या है, स्मॉल है। यानी दोनों पॉइंट चार्ज आइडेंटिकल है। किससे बंधे हुए हैं? स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग की लेंथ कितना है? एल है। तो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन, बिकॉज दीज टू आर लाइक चार्ज, म्यूचुअल रिपल्सन के कारण दोनों ही बी से कहां चले जाते हैं? एक चला जाता है सी पे और दूसरा आ जाता है ए पर। क्लियर? तो इस तरह की फिगर बन जाती है। वन पॉइंट चार्ज इज एट ए एंड सेकंड इज एट सी। तो ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज कैसे हैं? आइडेंटिकल है। ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन दे आर spread, they make a proper separation between them. And here at pivot or rigid spot, this string make same angle on both sides, that this is theta. तो चाहते क्या है? We want to q square is equal to 4 mg l square sin square theta tangent theta into 4 pi epsilon naught. तो फिगर को ध्यान से देखेंगे तो फिगर का लेफ्ट और राइट एक दूसरे का मिरर इमेज है, सिमेट्रिकल है। तो लेफ्ट से सोल्व कर ले या राइट से सोल्व कर लेते हैं। सो लेट स्टार्ट फॉर लेफ्ट हैंड साइड चार्ज। सो इफ m is the mass of the point charge due to influence of the gravity, one force is acting toward downward direction, that is called mg. This is called weight और ग्रेविटी। ये क्या है? स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग कौन सा पुलिंग फोर्स लगाएगी? टेंशन लगाएगी। ये पॉइंट चार्ज है, दूसरा पॉइंट चार्ज ही है। इनके बीच में एक फोर्स होगा, कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड दिस। दिस इज कैपिटल F. So here, first of all, using Coulomb law, let's find out 2-point charge interaction using this formula. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. This is what? Electrostatic constant, electric constant, also Coulombic constant. तो फर्स्ट चार्ज Q, सेकंड चार्ज में कितना अमाउंट है? Q है। तो दिस इज कॉल्ड Q स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन कितना दोनों पॉइंट चार्जेस में? AC। AC का हम क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। यहां तक क्लियर? डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया हमने। से दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। अब इस पॉइंट चार्ज पे एक साथ 3 फोर्स लगे हुए एंड नाउ एंटायर सिस्टम रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि नेट वेक्टर रिजल्टेंट कितना है? 0 है, यानी बैलेंसिंग स्टेट है। तो बैलेंसिंग स्टेट के लिए हम क्या देख लेते हैं? तो हमारे पास बैलेंसिंग कंडीशन के लिए क्या होगा? तो सबसे पहले तो एफ वेक्टर राइट करें यहां पर। उसके बाद हमारे पास कौन सा वेक्टर होगा? एफ वेक्टर होगा। पहले एफ होगा, फिर हमारे पास mg, that is directed toward downward direction mg, और थर्ड वेक्टर हमारे पास क्या है? कौन सा वेक्टर है? t वेक्टर है। तो t वेक्टर को आप यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज t वेक्टर। 3 forces acting on the charge simultaneously and represent the state of equilibrium. So according to vector law, how we can express? This can express like this: F
डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन दैट इज AC also equal to T। T का लाइन ऑफ एक्शन देखिएगा क्या है, T का लाइन ऑफ एक्शन है AO, also this is equal to for mg डिवाइड बाय इट्स लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे, वर्टिकल लाइन ऑफ एक्शन होगी इसकी, वर्टिकल लाइन ऑफ एक्शन कितनी है OB। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला आपको क्लियर है? +1 में अकॉर्डिंग टू वेक्टर अलजेब्रा अगर 3 वेक्टर क्वांटिटी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ यू कैन राइट डाउन लाइक दिस इज इक्वल टू दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस। सो अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो F इज इक्वल टू व्हाट AC बाय व्हाट OB इनटू mg। F इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय OB इनटू mg। तो यहां AC देखेंगे कितना है हमारे पास, AC कंप्लीट है। वैसे तो लाइन ऑफ एक्शन हमें किसके रिस्पेक्ट में लेनी चाहिए, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो AC की बजाय अगर हम AB लिखेंगे दैट आल्सो गिव एक्यूरेट आंसर। सो AC इज रिप्लेस्ड बाय AB लाइक AB। क्लियर? तो F इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय OB इनटू mg। तो यहां पर ट्रायंगल में देखेंगे दिस इज ए साइड, दिस इज आल्सो साइड, आई मीन दिस इज रेशियो ऑफ 2 साइड्स दैट रिप्रेजेंट ए proper trigonometry ratio in a right angle triangle. See here AB, this is act as a perpendicular, OB this act as a base, this is the theta। so from here F का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, F we got mg tangent theta, ये वैल्यू say this equation is true। equate the equation with equation 2, then we get 1 by 4 pi epsilon naught q square divided by AC का whole square is equal to mg tangent theta। put the value of AC, AC का अगर वैल्यू हम पुट करना चाहते हैं फ्रॉम द फिगर, AC is nothing but 2 times of AB, 2 times of AB। If L is the length of the thread, the value of OB is what? This is equal to L cos theta from the property of the triangle। Value of the AB का वैल्यू कितना बनेगा हमारे पास, AB, if this is L cos theta, this is AB, that is called L tangent theta। Is it clear? And what is the value of OA? OA की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, लेकिन ये देखिएगा हमारे को किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर 1 by 4 pi epsilon q square by AC का स्क्वायर इज इक्वल टू mg tangent theta। तो यहां पर हम देखेंगे कि दिस एंगल इज थीटा, दिस वैल्यू इज L cos theta। अगर ये थीटा आप लेते हैं तो इसमें आप देख लेंगे ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, तो इसका वैल्यू थीटा के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, L sin थीटा। कितना वैल्यू होगा, L sin थीटा होगा। तो फ्रॉम हियर AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB, AB वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, L sin थीटा। क्लियर? तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 by 4 pi epsilon naught q square AC का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg tangent theta। And from here the value of the q square is what, q square का वैल्यू कितना बनेगा हमारे पास, q square is equal to 4 times of mg, 4 times of mg L square साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या रहेगा हमारे पास 4 पाई
अपसाइलॉन, टेंजेंट थीटा भी रहता है, तो टेंजेंट थीटा भी यहां लिखेंगे और दैट इज इक्वल टू सॉरी इनटू 4 पाई अपसाइलॉन। So Q square is equal to 4mg L square sin square theta tangent theta into 4 pi epsilon naught. So this is the required solution of this numerical. Clear? आप एक बार इसको सोल्व करके देखें, प्रैक्टिस करके देखें, तो स्टेप क्लियर ना हो तो दोबारा वीडियो को पॉज करके दोबारा एक्सप्लेनेशन को क्लियर करें। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग फॉर सेकंड न्यूमेरिकल्स। सेकंड न्यूमेरिकल्स में क्या है, एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जैसे आइडिया होगा तो तीनों साइड एल है, ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है। इसके जो वर्टेक्स है, कॉर्नर है, इन पे पॉइंट चार्जेस है, सो दैट पॉइंट चार्जेस आइडेंटिकल है मैग्नीट्यूड में और पोलैरिटी में। से ये भी क्यू प्लस चार्ज है, ये भी क्यू प्लस और ये भी कितना है क्यू प्लस चार्ज। And a capital Q charge is located at the centroid of this equilateral triangle. Is it clear? दोबारा फिर स्टेटमेंट क्लियर करते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जी, जिसके वर्टेक्सेस पे 3 चार्जेस है, आइडेंटिकल है, और एक 4th चार्ज कहां पर रखा हुआ है, इसके सेंट्रोइड पे। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q चार्ज दैट इज lie on the centroid. Clear? So how? Say this point O represents the centroid. So first of all, let's find out force of interaction between this charge and this charge. So how we can write down, let this force is AO या फिर OA के द्वारा लिख लेते हैं। रिपल्सिव फोर्स है तो हम लिखेंगे OA, इसके ऊपर एरो लगाइएगा। क्लियर? तो OA फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन OA का होल स्क्वायर। क्लियर? और डायरेक्शन भी रिपल्सिव है, ये क्यू चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो इसका डायरेक्शन है AO कैप। क्या कहेंगे? AO कैप कहेंगे। सिमिलरली force on charge that lie O due to charge at B. This is what 1/4 pi epsilon naught. Say Q, capital Q, divided by square of separation. Square of separation कितना है? OB. That is whole square. और साथ में क्या है? वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है, और साथ में क्या लिखना पड़ेगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन हम जनरली किसके द्वारा यूज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा? तो यहां रहेगा BO कैप, BO कैप। क्लियर? सिमिलरली हमारे पास FOC, इसकी डायरेक्शन के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव नेचर का है, ये पॉजिटिव नेचर का है, तो साइन कन्वेंशन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाना चाहेंगे रिपल्सिव फोर्स, तो आप OA लिखिएगा, फिर यहां लिखना पड़ेगा आपको OB कैप। ऐसे कर सकते हैं। F वेक्टर OC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सिमेट्री को देखते हुए बनाया गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इनटू Q डिवाइड बाय व्हाट? ये चार्ज है, इस पे फोर्स लगाएगा, तो उसका डायरेक्शन अगर हम ये ले लेते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? इसके लिए हमारे पास हो जाएगा OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
और यहां पर डायरेक्शन के लिए OC। क्लियर? इसमें जो कंफ्यूजन होती है वो यूनिट वेक्टर्स की होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन ये बनेगा, दिस इज व्हाट FOC। ये पॉइंट चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, उसका डायरेक्शन बनेगा ये, इसको हम क्या कह सकते हैं FOA। और ये पॉइंट चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा Q, इस पे की डायरेक्शन रहेगी FOB। तो अगर यूनिट वेक्टर इन्हीं के रिफरेंस में लिखते हो, जैसे OC है, OB है, तो हमारे पास उनके प्रॉपर यूनिट वेक्टर्स भी अप्लाई करने पड़ेगा। तो नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, नेट फोर्स ऑन चार्ज दैट लाई ऑन सेंट्रोइड, दिस अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या अप्लाई करोगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारे को क्या सिखाता है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट चार्ज पर सराउंडिंग मल्टीपल चार्जेस का कंबाइंड इफेक्ट देखना है, कंबाइंड फोर्स निकालना है, तो क्या लोगे? वेक्टर सम लोगे। FO कैसे लिखोगे? FOA प्लस के FOB प्लस के FOC। इज इट क्लियर? अब देखेंगे सभी फोर्सेस को वेक्टर सम के अंदर लिया गया है। अब यूनिट वेक्टर्स देख लेते हैं। सो दैट एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा वेक्टर है, साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पे एक्ट करते हैं जी। सबका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। और अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर्स, if these three vectors make a cyclic vectors, then resultant will be 0। ऐसे देखेंगे, say this is called OB vector, F OB vector, this is what, ये कौन सा वेक्टर है? FOC वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा है हमारे पास? FOA vector। There are three vectors and here represent the cyclic vectors, then their resultant must be 0। जैसे कि आपने वेक्टर अलजेब्रा को प्लस वन में सीखा है, अगर तीन वेक्टर्स या तीन से ज्यादा वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में एक क्लोज फिगर बनाते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू कितना आता है? 0 वेक्टर आता है। तो यहां पर हमने क्या सीखा, क्या सॉल्यूशन होगा कि इस चार्ज पर, जो चार्ज सेंट्रोइड पे रखा हुआ है, उस पे नेट फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग चार्जेस कितना आएगा जी? 0 वेक्टर, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0 होगा। इज इट क्लियर? गुड। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर न्यूमेरिकल थर्ड। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या है? यहां पर भी हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक साइड कितना है? L है, और इसके 3 वर्टेक्स है। 3 वर्टेक्स पे Q कूलम के चार्ज है, यहां माइनस Q है, यहां पर प्लस Q है, यहां पर भी प्लस Q है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड आउट फोर्स ऑन ईच चार्ज। प्रत्येक चार्ज पर फोर्स निकालना है। क्या करना है? प्रत्येक चार्ज पर फोर्स निकालना है। तो प्रत्येक चार्ज पे फोर्स कैसे आएगा? यूजिंग यस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर किसका केस है? मल्टीपल पॉइंट चार्जेस का। यहां पर डायरेक्ट आप कूलम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, यहां पर इनडायरेक्ट कूलम लॉ अप्लाई करना पड़ेगा और फिर आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं कि जो चार्ज ए पे लोकेलाइज्ड है
उसके ऊपर ये कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, ये कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, वो फिगर में भी थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव, बिकॉज बोथ आर लाइक चार्ज। तो ये इस तरह फोर्स लगाता है। Is it clear? Say this force is F. इस फोर्स का नाम क्या रख लिया हमने, F रख लिया। ये नेगेटिव चार्ज है जी, ये इस पॉजिटिव चार्ज को कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स B कितना होगा, मैग्नीट्यूड में सेम ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि चार्ज की अमाउंट सेम है और साथ में सभी चार्जेस के बीच का म्यूचुअल सेपरेशन भी क्या है, सेम है। इज इट क्लियर? सिमिलरली फॉर दिस चार्ज, इस पॉइंट चार्ज पे जो B पे लोकेलाइज्ड है, इसके ऊपर ये चार्ज फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा। ये किस नेचर का फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव फोर्स आप इस तरह जाएंगे, सेम मैग्नीट्यूड का होगा F का। ये कैसा फोर्स लगाएगा, ये अट्रैक्टिव लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का। सेम मैग्नीट्यूड क्यों होगी यहां पर, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम क्यों होगी, क्योंकि सभी के बीच में सेपरेशन और चार्ज की अमाउंट क्या है, सेम है। क्लियर? अब इसकी बात कर लेते हैं थर्ड चार्ज की। इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। फोर्सेस की नेचर कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, वो किस बात पर डिपेंड करती है, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। तो ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा बच्चों, इस तरह लगेगा। ये पॉजिटिव है, ये भी अपनी तरफ इसको पुल करेगा, F हो गया। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आ गया? अब पिक्चर होगी क्लियर हमारे लिए। अब क्या करेंगे, प्रत्येक चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं और सभी फोर्सेज का एक सिंगल आंसर देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर अलजेब्रा का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां इसका फोर्स निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट फोर्स -q पे इस तरफ F लगा हुआ है, इस तरफ भी क्या लगा हुआ है, F का वैल्यू कितना हुआ हमारे पास, F इज इक्वल टू 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज यानी q स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ सेपरेशन दैट इज L स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड होगा इसका। तो इसके लिए करेंगे तो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, से दिस एंगल इज 60 डिग्री। use the vector addition, either triangle law or parallelogram law, we make the resultant. How? F vector, ये F vector, ये इनका resultant किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। According to application of superposition principle, ये वैल्यू कितनी आएगी, √3 of F। कितना वैल्यू आएगा, √3 of F। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे आ गया, +1 में आपने किया है कि एक पॉइंट पर एक साथ अगर दो वेक्टर एक्ट कर जाए, वेक्टर A और वेक्टर B, और दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इफ डिनोटेड बाय कैपिटल R दैट मेक अल्फा एंगल विद रिस्पेक्ट टू A, देन द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस KB स्क्वायर प्लस K2AB cos of angle between vector A and B. And for direction of R, tangent alpha, that is equal to what, B sin theta divided by A plus A B cos theta। ये फार्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अगर ये एंगल ये भी दे दिया जाए, से दिस एंगल इज बीटा, देन टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या बन जाएगा, A sin थीटा डिवाइड बाय B प्लस A A cos थीटा। इस तरह का फार्मूला बनेगा। तो ये फार्मूला हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया कि A यहां क्या देता है F और B भी F की तरफ वेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो A और B दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, √3 F आ जाएगी। अब बात करते हैं इसकी, एक वेक्टर F ये है, दूसरा ये है और इनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। से इनका रिजल्टेंट हमारे पास है F1 कह लेते हैं, से दिस इज F1 वेक्टर। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा, 120। कितना बनेगा, 120 बनेगा।
सिमिलरली इस पॉइंट चार्ज पर एक साथ कितने फोर्स एक्ट करते हैं? दो, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ये भी एफ है और ये भी क्या है? एफ है। और दोनों एफ के बीच में एंगल कितना है? 0.20 दिखाई दे रहा है। तो इनका रिजल्टेंट हम क्या कह देते हैं? F2 वेक्टर कह देते हैं। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी पुट की जाएगी? 120। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F1। F1 का वैल्यू निकालोगे कितना आएगा? अगर एंगल कितना हो? 120, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू F। सिमिलरली F2 भी कितना हो जाएगा हमारे पास? कितना होगा? F2 भी कितना हो जाएगा हमारे पास? F हो जाएगा। और यहां पर से दिस इज F डैश, कह लीजिए इसको F डैश वेक्टर। तो F डैश की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? F डैश की वैल्यू √3 ऑफ F। क्लियर? कैसे सोल्व किए गए हैं? A और B को रिप्लेस कर दिया जाए। A को किससे? F से, और B को भी F से रिप्लेस कर दिया जाएगा और हम नेसेसरी कैलकुलेशन कर लेंगे। और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाता है? F1, F2, F डैश की वैल्यू आ जाती है। डायरेक्शन पिक्चर में क्लियर है? ठीक है। अगर डायरेक्शन देखना चाहते हैं, F1 वेक्टर डायरेक्शन इसके पैरेलल है, F2 की डायरेक्शन इस साइड के पैरेलल है, और F डैश की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। कैसा डायरेक्शन है? डाउनवर्ड है। क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होती है, कंपलसरी होती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे कैलकुलेशन की गई। क्लियर? नेक्स्ट, अब थोड़ा हम सिंप्लिसिटी की तरफ जाते हैं, बेसिक नेचर की तरफ जाते हैं। कूलम लॉ की बेसिक नेचर क्या है? कूलम लॉ की बेसिक नेचर क्या है? According to Coulomb law, Coulomb law is a conditional law that is applicable for point charges. Second क्या है कि point charges भी किस स्टेट में होने चाहिए? At the state of rest, यानी point charges आपके रेस्ट में होने चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए। क्लियर? जैसे बेसिक नेचर की तरफ जाते हैं, देखिएगा एक पॉइंट चार्ज ये है, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है। यहां पर पॉइंट चार्ज की वैल्यू है 2 into 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये भी ले लो, 2 into 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। अगर दो पॉइंट चार्जेस स्टेशनरी जिनका वैल्यू सेम है और 1 मीटर से सेपरेटेड है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे? सिंपल, डायरेक्ट यूज द फार्मूला 9 into 10 की पावर 9, दैट इज व्हाट? वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इन एसआई सिस्टम। और उसके बाद क्या आता है? Q1 Q2 by square of separation. So from here 9 into 10 की पावर 9 Q1 Q2, say here 2 into 10 की पावर माइनस के 8 into 2 into 10 की पावर माइनस के 8, और 1 मीटर जो कि ऑलरेडी एसआई सिस्टम में है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। सिंपल कैलकुलेशन, 2 2 जा 4 into 9 36, और ये कितना है? -8 -8 -16 और प्लस के 9 into 10 की पावर माइनस के कितना हो गया हमारे पास? माइनस के 7। इज इट क्लियर? दिस कैन आल्सो रिटन एज 3.6 into 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन। यूज प्रॉपर यूनिट फॉर दैट पैरामीटर विच इज रिक्वायर्ड। क्लियर? और ले लेते हैं बड़े एलिमेंट्री से न्यूमेरिकल एलिमेंट्री कैलकुलेशंस। सी हियर, this is the electron, this is the proton, both are separated by r। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या है? प्रोटॉन है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बच्चों? स्मॉलर है। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में कितने टाइप के फोर्स है, यानी नेचर के कितने फोर्सेज इनके ऊपर अप्लाई किए हुए हैं? यस, एक तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है वो कैसे पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल है। तो ड्यू टू चार्ज पार्टिकल एक तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स है। दूसरा, दोनों पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल भी है, यानी उनका अपना मास भी है। तो मास के कारण कौन सा फोर्स डेवलप होता है नेचर का? दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में कौन से फोर्स है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स. So now we are interested to find out the ratio of electric force to ratio of gravitational force. इनका वैल्यू निकालना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा मजबूत होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा मजबूत होगा. सिंपल. कैसे? इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे. 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 बाय स्क्वायर ऑफ सेपरेशन R स्क्वायर. तो यहां वैल्यू फीड करेंगे हम. 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 इज व्हाट? चार्ज कैरी बाय इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के द्वारा चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 आता है. प्रोटॉन में भी कितना चार्ज होता है? सेम ही तो होता है. 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे. तो ग्रेविटेशनल फोर्स में सबसे पहले फॉर्मूले में क्या आता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, अप्रोचेस टू 0. कितनी वैल्यू होती है जी? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11. उसके बाद फर्स्ट पार्टिकुलर मास, सेकंड पार्टिकुलर मास. इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg. और प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg. दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन. किसका मास ज्यादा है? प्रोटॉन का. इसका मास ज्यादा बच्चों, प्रोटॉन का मास ज्यादा है. तो इलेक्ट्रॉन इज ए लाइट पार्टिकल, प्रोटॉन इज हेवियर पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन. डिवाइड बाय व्हाट? आर स्क्वायर. आफ्टर दिस लेट मेक द रेशियो Fe बाय Fg. Fe का वैल्यू देखिएगा. 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम. उसका होल स्क्वायर ले लेते हैं. डिवाइड बाय आर स्क्वायर. और इधर आर स्क्वायर आ जाएगा. नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 और साथ में 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31. और यहां लिख देता हूं मैं आपका 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 20. हाफ स्क्वायर से हाफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. जो 10 का पावर में है, यानी जो साइंटिफिक नोटेशन है 10 की पावर में लिखा हुआ है, इन सबको एक साथ ले लेंगे और बाकी जो वैल्यूज है उनकी अलग से कैलकुलेशन कर लेंगे. और Fe बाय Fg का जो नियरली इक्वल टू सॉल्यूशन आता है, दैट इज नियरली इक्वल टू 2.3 इंटू 10 की पावर 39. 2.3 इंटू 10 की पावर 39. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपैरिजन करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट 2.3 इंटू 10 की पावर 39 ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर यहां तक? गुड. साथ साथ में अगर हम कुछ ऐसा करें कि यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था, अगर दोनों ही प्रोटॉन हो जाए, ये भी क्या हो? प्रोटॉन, ये भी क्या हो? प्रोटॉन हो जाए. अब इनके बीच में कंपैरिजन करें इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, तब क्या होगा? कुछ नया नहीं होगा. डायरेक्ट फार्मूला आपने अप्लाई करने हैं, सिर्फ कुछ पैरामीटर है, उनकी वैल्यू डिफरेंट है. तो सो मास ऑफ प्रोटॉन हम जानते हैं कितना था? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg. और प्रोटॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है बच्चों, वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम एज कैरी बाय इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं. Fe बाय Fg अगर करना चाहते हैं, कैसे करोगे? तो यहां पर लिखोगे 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11. उसके बाद यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको? मास ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन इंटू मास ऑफ सेकंड प्रोटॉन. मास ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन इंटू मास ऑफ सेकंड प्रोटॉन. ये इसको सेपरेटली कर लेते हैं पहले, थोड़ा क्लियर हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? 9 इंटू 10 की पावर 9. चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम. इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों.
और डिवाइड बाय आर स्क्वायर होगा। और एफ जी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कितना है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11, बहुत छोटी वैल्यू अप्रोचिंग टू 0। और यहां पर क्या लिखेंगे, मास ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन इंटू मास ऑफ सेकंड प्रोटॉन, यानी कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 केजी। और इसका क्या कर देते हैं, फिर स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और जब इनको कैलकुलेट करेंगे एफ ई बाय एफ जी फाइंड आउट करेंगे तो दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 कितना वैल्यू आता है इसका ऑन बेसिस ऑफ कैलकुलेशन 1.3 इंटू 10 की पावर हमारे पास आ जाती है यहां पर 36। कितना रेशियो आएगा 1.3 इंटू 10 की पावर 36। तो वी मेक ए नेसेसरी relationship between electric force and gravitational force because these are electric particle as well as material particle. So we make the comparison between electric force and gravitational force. Is it clear? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दो न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कूलम लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, सपोज वी हैव 2 पॉइंट चार्ज। आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है जिनकी अमाउंट क्या है, सेम है, और दोनों की पोलैरिटी भी क्या है, सेम। फर्स्ट चार्ज इज लोकलाइज्ड एट ए, सेकंड इज एट बी। दोनों के बीच का सेपरेशन से स्मॉल आर। क्लियर? तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच में बाहर से कोई चार्ज रखना चाहते हैं और चार्ज इस तरह से रखें कि पूरा का पूरा सिस्टम इसको रिप्रेजेंट करे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का, यानी नेट फोर्स कितना हो, 0 हो जाए। तो सबसे पहले तो क्या है, फाइंड द पोजीशन, find the position of third charge, find the position of third charge between these two charges such that whole system shows state of equilibrium। यानी किस तरह से न्यूमेरिकल डिजाइन किया गया है कि 2 पॉइंट चार्ज आइडेंटिकल, कॉमन सेंस कहती है दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक रिपल्सन है, वो इलेक्ट्रिक रिपल्सन हम कूलम लॉ से डायरेक्टली अप्लाई करके निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया गया है कि इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में कोई एक चार्ज रखना चाहते हैं, उस चार्ज को हम कहां रखें, इसके नजदीक रखें या इसके नजदीक रखें या दोनों के मिड पॉइंट पे रखें, कहां रखें कि पूरा का पूरा सिस्टम है किसको रिप्रेजेंट करे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो लेट्स स्टार्ट। सो दैट वी आर इंटरेस्टेड टू पुट हियर, मैं यहां पर उस चार्ज को रखना चाहता हूं, से दिस चार्ज इज कैपिटल क्यू। इसको क्या मान लेता हूं मैं, कैपिटल क्यू मान लेता हूं। क्लियर? से इस चार्ज से ये कितना दूर मान लेता हूं, से दिस इज कॉल्ड एक्स। इस चार्ज से ये कितनी दूर रखा गया है, आर माइनस के एक्स। समझ आ गया आपको, राइट?
ये क्यू कूलम का चार्ज इन दोनों के बीच में इस तरह से रखा जाएगा कि जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स यदि ये चार्ज लगाए तो ये सारा सिस्टम किस में रहेगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। कॉमन सेंस वैसे तो थोड़ा बहुत हमारे को बता ही नहीं है कि सर जी कैपिटल क्यू को स्मॉल क्यू के मिड पॉइंट पे होना चाहिए, फिर भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स दिस एंड दिस कितना होगा, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स के बराबर होना चाहिए। नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय r माइनस के x का होल स्क्वायर। तो ये पैरामीटर आपस में कैंसिल हो गए, यहां पर x स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस x का होल स्क्वायर आ गया। इसको सोल्व भी कर सकते हैं आप, r स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर माइनस के 2rx आ गया। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया यहां पर, तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2rx आ गया। एक r से ये r कैंसिल हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई, r/2। यानी बिल्कुल क्लियर हो गया कि थर्ड चार्ज पार्टिकल कहां रखा जाए, इन दोनों एक्सट्रीम चार्ज पार्टिकल के मिड पॉइंट पे। तभी क्या होगा, इस चार्ज के कारण जितना फोर्स फील होगा इस चार्ज को, उतना ही इस चार्ज के कारण इसको फील होगा। नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगी इस पॉइंट पर और डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इसमें न्यूमेरिकल में क्या स्टेटमेंट बनाई जा सकती है, सेकंड ये है फाइंड पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। फाइंड पोलैरिटी का मतलब ये है कि जो थर्ड चार्ज हमने कैपिटल क्यू लिया है वो किस साइन का होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव, और साथ में कैपिटल क्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट करो इन फॉर्म ऑफ स्मॉल क्यू। तो इसके लिए भी हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई कर सकते हैं। आई मींस फाइंड पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड थर्ड चार्ज की निकालनी है, तभी स्टेट में क्या है कि अभी भी सिस्टम किसमें है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। इसमें है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को मानते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है, कैपिटल क्यू की पोलैरिटी और इसी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो वंस अगेन क्या होगा, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो नेट फोर्स को 0 कैसे करेंगे, इसमें कैसे करेंगे काम, इस फोर्स को, इस चार्ज को हम रेफरेंस चार्ज मानेंगे। क्या मान लेंगे अब यहां पर, रेफरेंस चार्ज। इसके साथ इंटरेक्शन देखेंगे, फिर इसके साथ इंटरेक्शन देखेंगे। क्लियर। तो इसको अगर रेफरेंस चार्ज मानते हैं तो इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर। प्लस 1/4πε0। अब क्या करना है, इसी के रिस्पेक्ट में इसकी इंटरेक्शन को ले रहे हैं, क्योंकि हमने इस एक्सट्रीम चार्ज को रेफरेंस चार्ज ले लिया, इसके रिस्पेक्ट में इंटरेक्शन, और इसी चार्ज के साथ इंटरेक्शन को आपस में वेक्टर एडिशन लेना है। तो 1/4πε0 और इनका कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, ए से बी का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। सो 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। कुछ पैरामीटर कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे, ये है, ये कैंसिल हो जाएगा जिसके साथ, तो यहां है क्यू बाय एक्स स्क्वायर, यहां माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। ठीक है। और यहां पर हमारे पास
क्यू की जो वैल्यू आ गई माइनस के एक्स स्क्वायर स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी आएगी? आर की वैल्यू इस इक्वेशन से 2r 2x का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और यहां से कैपिटल क्यू की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ स्मॉल क्यू क्या आ गया? माइनस के क्यू बाय 4। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू बाय 4। और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव नेचर ऑफ थर्ड चार्ज। क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव नेचर ऑफ थर्ड चार्ज। क्लियर? समझ आया सब बच्चों को? तो कुछ ये बेसिक से न्यूमेरिकल्स थे, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास जैसा भी स्टडी मटेरियल है, जिस भी पब्लिशर का है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कॉमन थिंग क्या है कि लगभग सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स में जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक थ्योरी है, बेसिक लॉ है, वो सभी न्यूमेरिकल्स के लिए कॉमन रहते हैं। और बात किसकी रहती है? प्रैक्टिस की। बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी किसी बच्चे को डाउट है, कोई किसी टाइप की एक्सप्लेनेशन है, कोई स्टेप क्लियर नहीं है, तो आप वीडियो को टेम्परेरी पॉज करके दोबारा उसको देख सकते हैं। और एक कॉपी पे नेसेसरी आप होमवर्क करें और कैलकुलेशन करें न्यूमेरिकल्स की। कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर सोल्व किए हैं। इनके बेसिस पे आप मल्टीपल न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक आइडिया सभी न्यूमेरिकल्स का कॉमन ही रहता है। तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।